लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। क्या आपने कभी सोचा है कि रोटी का एक टुकड़ा दुनिया की तस्वीर को बदल सकता है? यह ज्यादा पहले की बात नहीं है। बस आज से करीब 235 साल पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर एक ऐसा खूनी नजारा दिखा जिसने यह साबित कर दिया कि भूखे पेट वाली जनता से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। उस दिन हजारों लोगों की भीड़ ने न सिर्फ अपने राजा का सिर काटा, बल्कि सदियों से चली आ रही एक सोच को भी मिट्टी में मिला दिया। यह सोच थी कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। लेकिन आज की कहानी इस क्रांति की नहीं है, बल्कि असली सस्पेंस यह है कि उस क्रांति के बाद क्या हुआ। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो एक राजा की मौत की कहानी भर नहीं है। यह उस खूनी सफर की कहानी है जिसमें आजादी की तलाश में लाखों लोग मारे गए, जहां दोस्त दुश्मन बन गए और जहां एक क्रांति ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि अधिकार कोई दान देने वाली चीज नहीं है, बल्कि लोगों का हक है। कैसे एक क्रांति ने दुनिया भर को अधिकारों की, समानता की, धर्मनिरपेक्षता की वैल्यू सिखाई, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पज से डिजाइन किया है कि आपका प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे, बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं, और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति की कहानी शुरू होती है एक अफवाह से, जब फ्रांस में एक खबर फैली कि राजा पेरिस पर हमला करने के लिए विदेशी सेना को बुला रहा है। अब जनता के पास ना तो हथियार थे, ना ही गोला बारूद। 14 जुलाई साल 1789 के सुबह को पेरिस की सड़कों पर अचानक ही हिंसा शुरू हो गई। हजारों लोग एक किले की तरफ बढ़े, जो कि राजा की निरंकुशता का सबसे बड़ा प्रतीक थी। इस किले का नाम था बैस्टील का किला। यहां पर राजा के खिलाफ बगावत करने वाले लोगों को अक्सर कैद करके रखा जाता था। कुछ ही घंटों में भीड़ ने राजा के किले को नेस्तनाबूद कर दिया और वहां कैद लोगों को आजाद करा लिया। किले के गवर्नर ने बातचीत की कोशिश भी की, लेकिन गुस्साई भीड़ के सामने उसकी एक नहीं चली। बास्तील के दीवारों को ढहा दिया गया और गवर्नर का कटा हुआ सिर भाले पर लटकाकर पूरे शहर में घुमाया गया। यह इस बात का ऐलान था कि अब जनता डरने वाली नहीं है। जब फ्रांस के राजा लुई द 16 ने आधी रात को जाग कर पूछा कि क्या कोई बड़ा दंगा हुआ है, तो उसके दरबारी ने इतिहास का सबसे सटीक जवाब दिया, नहीं हुजूर, ये पूरी एक क्रांति है। यह घटना फ्रांस में आम आदमी की पहली जीत थी। इसके कुछ ही महीनों बाद पेरिस की महिलाएं हाथों में हथियार लेकर वर्साय के महल में घुस गई और राजा लुई द 16 को महल छोड़कर पेरिस जाने के लिए मजबूर कर दिया। फिर इसके कुछ टाइम बाद राजा को दे दी गई फांसी और मुकम्मल हुई एक फुल फ्लेज्ड क्रांति, जिसे हम फ्रांस की क्रांति कहते हैं। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों कि राजा अपने ही राज्य पर खुद पर हमला क्यों करवाना चाहता था, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि जनता ने राजा को उसके महल से बाहर निकालकर उसे मार डाला। इसके लिए हमें देखने होंगे वो रीजन जिनकी वजह से एक क्रांति हुई थी। हिस्टोरियन साइमन शामा अपनी किताब सिटीजन्स में लिखते हैं कि फ्रांस की क्रांति कोई अचानक हुआ धमाका नहीं थी, बल्कि ये एक सड़ते हुए ढांचे का धीरे धीरे ढहने का सिस्टम था। 18वीं सदी का फ्रांस एंशिएंट रिजीम नाम से जाना जाता था। इसके तहत फ्रांस का समाज 3 हिस्सों या फिर एस्टेट्स में बटा हुआ था। पहले स्टेट में चर्च के पादरी या क्लर्जी आते थे, और दूसरे में कुलीन वर्ग या नोबिलिटी। इन लोगों के पास फ्रांस में सबसे ज्यादा पैसा था, पावर थी और जमीन थी। पूरे फ्रांस की करीब 40% लैंड इनके पास थी, और ये टोटल आबादी का सिर्फ 2% थे। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इतना सब होने के बावजूद ये लोग टैक्स का 1 रुपया तक नहीं देते थे। फिर आता था समाज का सबसे निचला हिस्सा, यानी थर्ड स्टेट।
इस हिस्से में फ्रांस के 98% लोग आते थे। गरीब किसान, छोटे मजदूर, वकील, डॉक्टर और ट्रेडर्स, ये सब इस ग्रुप का हिस्सा थे। ये पूरी आबादी बेहद गरीब थी, लेकिन फिर भी इनसे पूरे देश का टैक्स लिया जाता था। किसानों को अपनी फसल का एक अच्छा खासा हिस्सा टाइथ के रूप में चर्च को देना होता था। फिर वो कुछ हिस्सा जमींदारों को देने को भी मजबूर थे। यानी कि किसान की मेहनत की कमाई दो ऐसे लोगों में बढ़ जाती थी जिनके लिए कभी कोई टैक्स बनाया ही नहीं गया। इसी गैर बराबरी के चलते फ्रांस में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इस गहरी और नाइंसाफी से भरी गैर बराबरी से एक ऐसा माहौल तैयार हुआ जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। फ्रांस में चिंगारी लाने का काम, आपको हैरानी होगी, किसी बंदूक या तोप के गोले ने नहीं किया, बल्कि पेन और पेपर ने किया। जिस वक्त फ्रांस की जनता भूख से तड़प रही थी, उसी टाइम पर कई नए नए थिंकर्स का जन्म हुआ। ये मौजूदा सत्ता के बारे में बहुत ही क्रिटिकल अप्रोच रखते थे, सवाल पूछते थे, जैसे रूसो और वोल्टेयर। इनके विचारों को सलून और कॉफी हाउसेस में खूब डिस्कस किया जाता था। रूसो ने अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि इंसान आजाद पैदा होता है, लेकिन वो हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उनकी ये बात इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि पेरिस के मजदूर भी राजा के खिलाफ खड़े हुए। उस राजा के खिलाफ जिसके बारे में वो बचपन से रटते आए थे कि राजा भगवान का प्रतिनिधि है। लेकिन इन नए थिंकर्स ने पूछना शुरू कर दिया था कि क्या कोई भगवान अपनी प्रजा को सड़कों पर भूख से तड़पते हुए और अपने बच्चों को रोटी के एक टुकड़े के लिए रोते हुए देख सकता है? दोस्तों, इसीलिए शायद ये कहावत चलती है कि पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। इन सभी सिचुएशंस के बीच में साल 1788 में एक अकाल आता है। लोगों के पास खाने पीने की कमी हो गई। इससे जनता के सब्र का जो आखिरी बांध था वो भी टूट गया। रोटी की कीमतें आसमान छूने लगी और एक आम मजदूर की पूरे दिन की मेहनत भी एक वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रही थी। इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि लोग सड़कों पर आ गए, दंगे करने लगे। उधर वर्साय के महल में बैठे राजा लुई द 16 अपनी अय्याशी में बिजी थे। इतिहासकार मुनरो प्राइस बताते हैं कि लुईस स्वभाव से बुरा इंसान नहीं था, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहने वाला एक वीक एम्परर था। उसको ना तो अपनी जनता की दिक्कतें दिखाई देती थी, ना ही पॉलिटिक्स की उसको कोई अच्छी खासी समझ थी। इस खराब हालत के बीच में फ्रांस का खजाना भी खाली था, क्योंकि फ्रांस के सम्राट जनता की देखरेख की बजाय लगातार जंग में उलझे हुए थे। पहले 7 इयर्स वॉर हुई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, और उसके बाद ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए फ्रांस ने एक कदम आगे जाकर अमेरिका को सपोर्ट किया। 1776 में जब अमेरिका ब्रिटेन से लड़ाई लड़ रहा था, तब फ्रांस ने पानी की तरह पैसा और रिसोर्सेज बर्बाद किए। इन सब वजहों से फ्रांस पर कुल 2 अरब लिब्रे का पहाड़ जैसा कर्ज चढ़ गया। लिब्रे वहां की करेंसी है। इस कर्ज को चुकाने के लिए कोई बेटर स्ट्रेटेजी या कोई प्लान नहीं था। राजा लुई 16 को अपनी अय्याशी और जंग को जारी रखने के लिए और पैसा चाहिए था। खजाना खाली था। यह पैसा सिर्फ उस टैक्स से आ सकता था जो कि थर्ड स्टेट देता था। अब राजा की यह मजबूरी थी कि आगे चलकर उसको पता भी नहीं चला कि वो मौत के करीब जा रहा है। साल 1789 में लुई 16 ने एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सभा पिछले 175 सालों से नहीं हुई थी। 5 मई 1789 को जब वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स के पास इन तीनों स्टेट्स के प्रतिनिधि मिले, तो थर्ड स्टेट्स के 600 प्रतिनिधि आम जनता की हजारों शिकायतों के लेटर्स लेकर आए थे। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि राजा और जो कुलीन वर्ग है वो उन्हें सिर्फ रबर की स्टैंप की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। दिक्कत यह थी कि ये तीनों स्टेट को सिर्फ एक वोट का राइट था। इस वोटिंग की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि क्लर्जी और नोबिलिटी हमेशा एक हो जाते थे और आम जनता हाथ धरे बैठी रह जाती थी। लेकिन 1789 में जब मीटिंग बैठी तो इस बार ऐसा नहीं हुआ। थर्ड स्टेट के लोगों ने पीछे झुकने से इनकार कर दिया और इन्होंने खुद को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। दावा किया गया कि वो ही फ्रांस की असली आवाज है। अब क्योंकि सबसे ज्यादा लोग थर्ड स्टेट के थे, तो राजा घबरा गया। उसने तुरंत थर्ड स्टेट के मीटिंग के हॉल को सील करवा दिया। लेकिन इतने पर भी लोग पीछे नहीं हटे। वो वहां के पास में ही मौजूद इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और वहां इन्होंने टेनिस कोर्ट ओथ ली। इस फेमस शपथ में उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो फ्रांस के लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं कर लेते, तब तक वो वहां से नहीं हटेंगे। इस तरह से थर्ड स्टेट ने अपनी आज़ादी का रास्ता मुकम्मल कर लिया। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये एक नई दुनिया का जन्म था, जहां पर कई नए विचार जो पहले सुने नहीं गए थे उनको जन्म मिला था। लेकिन दोस्तों, जहां पर टेनिस कोर्ट में ये सब हो रहा था, वहीं पेरिस की गलियों में कुछ और ही हो रहा था।
यहां अफवाहें आग की तरह फैल रही थी। कहा जा रहा था कि थर्ड स्टेट से लड़ने के लिए राजा विदेशी भाड़े के सैनिकों को बुलाने वाला है। ऐसा इसलिए ताकि वो नेशनल असेंबली और पेरिस की जनता का कत्लेआम करा सके। इस तरह पहले इस अफवाह से लोग डरे, लेकिन फिर जल्दी ही लोगों का डर गुस्से में बदल गया और फिर 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में लोगों ने बैस्टील के किले को ध्वस्त करके क्रांति की एक नई कहानी लिखी। इस कहानी के बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। अब जब बैस्टील का किला गिरा तो इसकी गूंज फ्रांस के गांव-गांव तक पहुंची। किसानों में यह डर फैल गया कि उनके जमींदार उनके ऊपर हमला न कर दें। इसीलिए इसके जवाब में किसानों ने अपने दराती और कुल्हाड़ियां उठा ली और उन महलों पर टूट पड़े जहां सदियों से उनके शोषण का हिसाब रखा जाता था। उन्होंने उन कागजातों को आग के हवाले कर दिया जो उन्हें जमीन से बांधे रखते थे। फिर नेशनल असेंबली ने इस विद्रोह को शांत करने के लिए 4 अगस्त की रात को अगस्त डिक्री पास की। इस डिक्री ने फ्रांस में सदियों पुराने सामंतवाद का खात्मा कर दिया। इसके बाद असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन जारी किया। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें डिक्लेयर किया गया कि सारे इंसान आज़ाद पैदा हुए हैं और उनके राइट्स इक्वल हैं। इस घोषणा ने बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी, कानून के सामने बराबरी की बात, ये सब कुछ किया। फिर आगे चलकर यही डॉक्यूमेंट ग्लोबल डेमोक्रेटिक सोच का बेस भी बना। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी क्रांति के बाद एक सवाल अभी भी था जिसका जवाब नहीं मिला था। क्या सिर्फ एक कागज का टुकड़ा भूखे पेट की आग को बुझा सकता था? जिस भूखमरी से फ्रांस की जनता जूझ रही थी, जिसके लिए उसने क्रांति की, आखिर उस भूखमरी को कैसे खत्म किया जाए? जल्द ही फ्रांस में लोगों को लगने लगा कि देश में फैली भूखमरी के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है यहाँ का राजा यानी लुई 16। इसीलिए उसको हटाना अब जरूरी हो गया था। फिर एक दिन 1789 के ही दिन अक्टूबर महीने में सुबह सुबह पेरिस की हजारों महिलाएं बाजार जो जाती थी, उन्होंने वर्साय की तरफ 12 मील लंबा मार्च शुरू किया। उनके हाथों में रसोई के बड़े बड़े चाकू, भाले और डंडे थे। वो बारिश में भीगते हुए चिल्ला रही थी, रोटियां लाओ और उसे बेकर यानी राजा को पेरिस ले चलो। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इस मार्च को बहुत ही इमोशनल और पावरफुल इवेंट माना जाता है। इन महिलाओं ने महल के सुरक्षा घेरे को तोड़ा और सीधे राजा के बेडरूम तक पहुंच गई। उन्होंने राजा लुई और रानी मेरी एंटिनोट को मजबूर किया कि वो वर्साय का महल छोड़े और पेरिस के ट्यूलरीज महल में आकर आम जनता के बीच में रहें। इस तरह राजा मजबूर था। अब वो वर्साय के एकांत में नहीं बल्कि पेरिस की जनता की चौकस निगाहों के सामने एक कैदी की तरह रहने लगा। अगले 2 सालों में फ्रांस में शांति रही, लेकिन इस पीस में भी अजीब तरह की टेंशन थी। नेशनल असेंबली देश के लिए संविधान बनाने में लगी हुई थी। उधर राजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसको लगा कि उसकी ताकत और उसकी लाइफ दोनों को ही अब खतरा है। जून 1791 को राजा ने अपनी पत्नी के साथ नौकर के भेष में भागने की कोशिश की, लेकिन एक पोस्ट मास्टर ने राजा लुई को पहचान लिया। इसके बाद राजा को फ्रांस वापस लाया गया। इस एक घटना ने फ्रांस को पूरी तरह से बदल दिया। असल में इस घटना से पहले तक लोग राजा को भगवान नहीं मानते थे, लेकिन पिता के समान मानते थे। लेकिन अब उनके लिए राजा एक ऐसा कायर और गद्दार था जो क्राइसिस के टाइम पर देश को छोड़कर भाग रहा था। ये लुई की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस गलती से उसकी मौत तय थी। सवाल यह था कि जब नेशन का एक मुखिया ही गद्दार मान लिया जाए तो देश किसके भरोसे चलेगा? इस गहमा गहमी वाले माहौल में एक नया ग्रुप निकलकर सामने आया जिन्हें जैकोबिन्स कहा गया। ये लोग राजशाही को पूरी तरह से खत्म करके रिपब्लिक बनाने की मांग करने लगे। अब देखो, जिस तरह से फ्रांस में उठापटक चल रही थी, उस टाइम पर उसके आसपास के जो एम्पायर्स थे, जैसे कि ऑस्ट्रिया या प्रशिया, ये सारे एम्पायर्स से इनको डर लग रहा था। उन्हें लगा कि अगर फ्रांस के राजा का ताज चला गया तो कल को उनकी राजशाही भी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए उन्होंने फ्रांस पर अटैक करने की धमकी दी। उनको लगा था कि क्रांतिकारी इससे डर जाएंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। 1792 में फ्रांस ने बाहरी दुश्मनों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसी स्ट्रगल के दौरान मार्सिले से आए कई सारे स्वयंसेवकों ने पहली बार वो गीत गाया जो आज भी फ्रांस का राष्ट्रगान ला मार्सिले है। इस तरह से देशभक्ति का एक ऐसा तूफान उठा कि 10 अगस्त 1792 को भीड़ ने ट्यूलरीज महल पर दोबारा हमला किया। इस बार राजा को उठाकर जेल में डाला गया और राजशाही का खात्मा कर दिया गया। 21 जनवरी 1793 की एक भयानक सर्द सुबह को लुई द 16 को पेरिस के सार्वजनिक चौक पर ले जाया गया। वहां पर एक गिलोटिन रखा हुआ था जिसे नेशनल रेजर कहते थे। राजा ने आखिरी बार जनता से कहना चाहा कि वो बेकसूर है, लेकिन ड्रम्स के शोर ने उसकी आवाज को दबा दिया। इस गिलोटिन पर राजा को चढ़ाकर उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया। कुछ ही टाइम बाद यही हाल रानी मैरी एंटिनोट का भी हुआ। फ्रांस में फाइनली राजतंत्र का खात्मा हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती।
राजा की मौत ने शांति लाने की बजाय एक और भयानक दौर की शुरुआत की। क्रांति के अंदर ही कुछ लोग थे जो सत्ता के भूखे थे। ये गुट आपस में लड़ने लगे। यहीं से फ्रांस की क्रांति एक दूसरे फेज में पहुंची, जिसे इतिहास में द रेन ऑफ टेरर नाम से पढ़ा जाता है। इस दौर को लीड किया था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने। रोबेस्पियर वो आदमी था जो कभी लोकतंत्र की बात करता था, अधिकारों की बात करता था, लेकिन सत्ता मिलने पर वो आतंक के जरिए शासन करने लगा। उसने कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को अनलिमिटेड पावर दे दी और लॉ ऑफ सस्पेक्ट्स लागू कर दिया। यानी कि रोबेस्पियर की सरकार को लाइसेंस मिल गया कि सिर्फ शक के बेसिस पर किसी का भी अब सिर काटा जा सकता था। ये रेन ऑफ टेरर का दौर करीब 1 साल तक चला। इस दौरान गिलोटिन ने जैसे राजा का खून बहाया, वैसे ही पेरिस की सड़कों पर लोगों का खून बहने लगा। इतिहासकार मानते हैं कि 16,000 से भी ज्यादा लोगों को इस 1 साल के अंदर ऑफिशियली मारा गया। इसमें कई लोग मासूम थे और कई खुद क्रांति के सिपाही थे। जॉर्ज डॉन्टन जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारियों को भी जब हिंसा रोकने की उन्होंने सलाह दी तो गिलोटिन भेज दिया गया। लेकिन आखिरकार रोबेस्पियर की कट्टरता ने उसको भी अकेला कर दिया। 27 जुलाई 1794 को नेशनल कन्वेंशन ने खुद रोबेस्पियर को ही गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन वो भी उसी ब्लेड के नीचे रखा गया जिसका इस्तेमाल उसने हजारों को रास्ते से हटाने के लिए किया था। रोबेस्पियर की इस मौत ने क्रांति का एक दूसरा फेज खत्म किया। रोबेस्पियर की मौत के बाद एक ऐसा सिस्टम आया जिससे कई गुना सही था राजा का सिस्टम। एक नई सरकार बनी जिसे डायरेक्टरी कहा गया। यह सरकार फ्रांस के लिए काम करने की बजाय भ्रष्टाचार में डूबी रही। इस तरह अगर आप देखो तो क्रांति के बाद फ्रांस में लंबे टाइम तक कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं आया जो लोगों के लिए काम करे। और जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, जब क्राइसिस आती है, जब लोगों को दिखता है कि कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है, तब पता है क्या होता है? एक ऐसा मसीहा पैदा होता है लोगों के बीच से जो क्लेम करता है कि वो सब सही कर देगा। उसके बिना कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। यही फ्रांस में हुआ। फ्रांस की क्रांति अब अपने अगले फेज में पहुंच चुकी थी, जहां सत्ता आती है नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों में। नेपोलियन ने 1799 में सत्ता को हथियाया, लेकिन उसने क्रांति के उन आदर्शों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जो समानता की बात करते थे। नेपोलियन ने नेपोलियन कोड के जरिए कानूनी समानता और योग्यता के आधार पर नौकरी के सिद्धांत को यूरोप के कोने कोने पहुंचाया। किसानों को गुलामी से मुक्त किया, एक जैसी नापतोल का सिस्टम शुरू किया, नेशनल करेंसी भी लागू की। नेपोलियन ने फ्रांस में चर्च और स्टेट के बीच सेपरेशन लागू किया। लेकिन नेपोलियन की भी एक दिक्कत थी, वो फ्रांस तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता था। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद उसने एक के बाद एक कई युद्ध लड़े जिन्हें नेपोलियनिक वॉर कहा जाता है। लगभग पूरे यूरोप पर नेपोलियन अपनी पकड़ बना चुका था। उसने कई देशों के पुराने राजघरानों को हटाया और वहां अपने रिश्तेदारों को बिठा दिया। जल्दी ही जो लोग एक्साइटेड थे वो अब डरने लगे थे। नेपोलियन के कब्जे वाले इलाकों में लोगों को समझ आया कि ये जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार हो रहे हैं ये उसकी पॉलिटिकल आज़ादी के साथ नहीं हो रहे हैं। नेपोलियन ने कई जगहों पर प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी, अखबारों और बोलने की आज़ादी पर रोक लग गई, टैक्स बढ़ा दिए गए और यूरोप को जीतने के लिए लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती करना इसने शुरू कर दिया। लेकिन ये सब करते हुए नेपोलियन की किस्मत भी पलट गई जब उसने रशिया पर हमला किया। रशिया पर हमला उसके लिए टोटल डिस्ट्रक्शन साबित हुआ। आखिर में 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी आखिरी हार हुई। उसे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां रहते रहते उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह दोस्तों फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया को एक नया डायरेक्शन दिखाया। इस क्रांति की सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि राजा मारा गया, बल्कि इसकी जीत ये थी कि इसने दुनिया को एक ऐसी लैंग्वेज दी जिसमें राइट्स की, अधिकारों की बात की जा सकती थी। आज का लोकतंत्र, सेकुलरिज्म और जो सिटीजन की स्वतंत्रता है, इन सब के बारे में उसी खूनी संघर्ष से बातें निकलकर सामने आई। इसने हमें एक जरूरी सबक भी दिया कि जब आज़ादी की लड़ाई में विवेक और करुणा खो जाती है तब डिस्ट्रक्शन ही सामने आता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी कोई तोहफा नहीं है, बल्कि ये लगातार चलते रहने वाला एक स्ट्रगल है जिसे हर पीढ़ी को अपने आप से सतर्कता से बचाना पड़ता है। इतिहास सिर्फ अतीत की धूल नहीं है दोस्तों, ये हमारे कल की रोशनी भी है। और प्रेजेंट में हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए अपनी डेमोक्रेसी को, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उन मूल्यों को एंजॉय कर सके, उन सभी चीज़ों को एंटरटेन कर सके, सभी राइट्स को जो उनकी हक हैं असल में।
दोस्तों ये थी कहानी पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। नेपोलियन बोनापार्ट पर एक अलग से वीडियो लाया जा सकता है जिसमें मैं नेपोलियन के सुधार और नेपोलियन के दो साइडेड को जो फेस है उसका वो मैं दिखा सकता हूं। अगर आपको नेपोलियन पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। हिस्ट्री कनेक्ट चैनल पर जो एक हिस्ट्री कनेक्ट ऐप हमने लॉन्च की थी वहां पर यूपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है, 50% डिस्काउंट अभी भी ऑन है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और आप प्रीलिम्स इस बार दे रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट मौका है अपने आप को टेस्ट करने के लिए और यूपीएससी में अपनी सीट पक्की करने का। तो जाइए कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कीजिए और अपने आप को यूपीएससी के लिए टेस्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।